Hi friends, welcome to my channel and welcome to yet another video in the History of English Literature series that we have started recently. Till now we have covered 2 videos in the series. The first video is about Old English period and the second video is about the age of Chaucer. And in the third video we will discuss about some prominent writers of Chaucer's period. तो अब हम बात करेंगे जॉन वाइक्लिफ के बारे में. He was a famous writer of that age and also known as the morning star of the Reformation, as well as known as the leader of Reformation. ये ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया था. रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करना सोसाइटी में गुड चेंजेस के लिए और बाय यूजिंग गुड पाथ. तो ये एक ऐसा एक्ट और प्रोसेस था जो सोसाइटी में चेंज करने के लिए ही बनाया गया था और ये लीडर थे रिफॉर्मेशन के. 14th सेंचुरी में ये बहुत पावरफुल राइटर थे. इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिन्होंने इनका साथ दिया था रिफॉर्मेशन में. And he was the very powerful in that century and was one of the first Englishmen to challenge the authority of the Catholic Church. और ये ही वो फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च की अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया था, क्योंकि चर्च बिल्कुल करप्ट हो चुके थे. रिलीजियस चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बची थी. चर्च में लोग अपने हिसाब से रहते थे, मतलब हर जगह सिर्फ करप्शन था. लोग पैसों के बारे में सोचते थे, गॉड के बारे में कोई बात ही नहीं करता था. तो ये ऐसे फर्स्ट मैन थे, फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने इस अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया था और रिफॉर्मेशन स्टार्ट की थी. तो इस तरह से इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है. तो इस तरह से जॉन वाइक्लिफ एक मॉर्निंग स्टार थे रिफॉर्मेशन के, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था कॉमन लोगों के लिए. चौसर हमेशा कोर्ट के लोगों के बारे में लिखता था, उनको खुश करने के लिए वो बहुत सारी पोइट्री लिखता था. लेकिन जॉन वाइक्लिफ ने बिल्कुल इसका उल्टा किया. उन्होंने कॉमन लोगों के बारे में लिखा और उन्होंने रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया. इसीलिए उनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है. उन्होंने बाइबल को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. कंप्लीट बाइबल को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने हाथों से लिखा, क्योंकि उस टाइम पे टाइपिंग मशीन्स नहीं होती थी. और उन्होंने कुछ अपने फॉलोअर्स की भी हेल्प इसमें ली थी. और उन्होंने एक लोलार्ड मूवमेंट चलाया था. इस मूवमेंट में उनके फॉलोअर्स ने उनका बहुत साथ दिया था और ये उनके अगेंस्ट था कैथोलिक चर्च के, जो चर्च में करप्शन आ गया था. और जो इनके फॉलोअर्स का ग्रुप था उनको भी लोलार्ड्स कहा जाता है. इसके साथ साथ उन्होंने वो ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने प्रोस पे फोकस किया, क्योंकि इससे पहले वाले सभी राइटर पोइट्री पे फोकस करते थे और उनकी टीम ने भी उनका पूरा साथ दिया. और इंग्लिश को इन्होंने चौसर की एज में बिल्कुल फिक्स कर दिया था. एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश बन गई थी. इसके साथ साथ उन्होंने रिलीजियस पैम्पलेट्स भी लगाने शुरू किए, जिनसे पूरे यूरोप में तहलका मच गया था. इनके पैम्पलेट से ही आधा करप्शन चर्च का ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये इतने अट्रैक्टिव पैम्पलेट्स लिखते थे जिनसे लोग उनकी तरफ खिंचने लगे और वो चर्च में जो करप्शन हो रहा था उसको जानने लगे. इस तरह से एक बहुत बड़े रिफॉर्मर माने जाते हैं और इसीलिए इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है. सो अब हम डिस्कस करेंगे सम की पॉइंट्स अबाउट विलियम लैंगलैंड. And he was the most famous and popular poet at that time in 14th century England. Little is known about his life. उनकी लाइफ के बारे में बहुत कम पता है, कम लोग जानते हैं और इनके टाइम पीरियड के लिए भी कोई श्योर नहीं है. And he was born 6 years after Wycliffe and 2 years before Chaucer. And मतलब उनके टाइम पीरियड के बारे में ये भी कोई श्योर नहीं है. And he grew up as a poor person and poor melancholy man who was interested in the ironies of life. और इन चीज़ों को उन्होंने अपनी हर पोएम में एक्सप्लेन किया है कि उनकी लाइफ कैसी थी, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ कैसी होती है. अब हम बात करेंगे उनकी एक मोस्ट फेमस वर्क के बारे में. मोस्ट फेमस पोएम पियर्स द प्लॉमैन. ये इनकी मोस्ट फेमस पोएम है और ये 14th सेंचुरी में बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि ये उस टाइम पे जो चल रहा था रिवाइवल ऑफ मैनकाइंड, रिवाइवल ऑफ आर्ट्स, क्राफ्ट एंड लिटरेचर. तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता था, इसलिए उनकी ये पोएम उस टाइम पे बहुत फेमस हुई थी. ये एक एलिगरी पोएम है.
एलिगरी का मतलब होता है कि एक पोएम में हिडन मीनिंग छुपा होता है, उसके वर्ड्स में हिडन मीनिंग छुपा होता है, उसमें हमें सिंबल्स मिलते हैं, उन सिंबल्स से ही हमें उसका मीनिंग पता चलता है। और इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन थिंग्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि डेथ, लाइफ, नॉलेज, सिन, इन सबको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं इस पोएम में। एंड इसमें पीजेंट रिवोल्ट के बारे में बताया गया है, क्योंकि उस टाइम पे 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में पीजेंट रिवोल्ट चल रहा था, तो ये एक सिंपैथी भी दिखाती है पीजेंट के लिए, इसलिए इसको सोशल सटायर भी हम बोल सकते हैं। इस पोएम में हर चीज़ के बारे में बात की गई है। इस पोएम की स्टार्टिंग होती है कि पोइट एक नदी के किनारे बैठा रहता है, मतलब एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विल एक ह्यूमन बींग्स की विल या इच्छा को दिखाता है। एंड वो नदी के किनारे बैठा रहता है, वहीं बैठा बैठा वो सो जाता है। तभी वो अपने सपने में देखता है, उसको एक टावर दिखता है और एक फोर्ट्रेस दिखता है। तो द टावर रिप्रेजेंट हेवन एंड फोर्ट्रेस रिप्रेजेंट हेल। तो इस तरह से वो दो चीज़ें देखता है। फिर वो एक जगह पे जाता है, उसको दिखते हैं बहुत सारे रैट। तो वो रैट्स बात करते रहते हैं अपने रूलर के बारे में। उनका रूलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और वो उससे अनहैप्पी होते हैं। तो एक रैट बोलता है कि हमें अपने रूलर के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, पर ये बहुत मुश्किल काम था। तो सारे रैट्स ऐसे सोचने लगते कि ये काम करेगा कौन। फिर जो एक उनका सबसे मेन मतलब सबसे बड़ा एक ग्रुप का जो वो होता है रैट, वो बोलता है कि या तो हमें घंटी बांधनी पड़ेगी। सीनियर रैट बोलता है या तो हमें घंटी बांधनी पड़ेगी या हमें उसको मारना पड़ेगा, पर हम उसको मार देंगे तो कोई और नया लीडर आएगा, फिर हमें उसको भी मारना पड़ेगा। इस तरह से तो हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। तो वो सोचते हैं कि हम घंटी बांध देंगे। फिर जो वो विल कैरेक्टर होता है वो वहाँ मतलब वो नींद में ही एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। फिर वो एक होली चर्च में पहुंचता है जहाँ वो गॉड से मिलता है और गॉड उसको मॉरल लेसन देते हैं, जिनको सुनकर उसका दिल खुश हो जाता है। फिर वो वहां से दूसरी जगह पे पहुंचता है। फिर जो वो विल है वो एक रीजन नाम के कैरेक्टर से मिलता है, जिसके सामने 7 डेडली सिंस खड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे जॉन गोवर के बारे में। सो ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ चौसर। चौसर का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था। चौसर उसकी दिल से रिस्पेक्ट किया करते थे। वह उनके वर्क्स को बहुत एडमायर करते थे और वर्क्स के साथ साथ वो उनके नेचर को भी बहुत एडमायर करते थे। माना जाता है कि जॉन गोवर का नेचर वाकई बहुत अच्छा था। चौसर ने उनको डेडिकेट करने के लिए एक पोएम भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडा, जो उन्होंने उनको डेडिकेट की थी। सो दैट्स वाई ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ चौसर। फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में वो जो भी पोएम लिखते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने वो सभी रिवाइवल के ऊपर लिखी थी। उस टाइम पे मैनकाइंड का रिवाइवल हो रहा था, आर्ट्स का रिवाइवल हो रहा था, लिटरेचर का रिवाइवल हो रहा था, मतलब हर चीज़ का रिवाइवल हो रहा था। तो रिवाइवल के ऊपर जो भी कुछ था उसके पढ़ना सुनना लोग बहुत पसंद करते थे। हिस्टोरिकल एलिमेंट्स वो अपनी पोएम में डालते थे। इनकी पोएम्स का थीम होता था मॉरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड और हिज पोएम वर रिटन इन 3 लैंग्वेजेस, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उनकी पोएम किस किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो अब हम बात करेंगे उनकी 3 मोस्ट पॉपुलर पोएम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे द मिरर डे ला ओम। ये इनकी बहुत फेमस पोएम है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया हुआ है, मिरर ऑफ मैन इन इंग्लिश। तो ये जो उनका वर्क था, दिस वर्क कमेंट्स ऑन मैरिड लाइफ एंड द फॉल ऑफ मैन। तो ये एक मैरिड लाइफ पे कमेंट की हुई पोएम है और मैन का फॉल कैसे होता है, वो गिरता कैसे है उसकी लाइफ में, मतलब वो सोसाइटी के ट्रैप में फंस जाता है, वो बिल्कुल खो जाता है, वो करप्शन में ही चला जाता है। तो उसकी लाइफ के अप डाउन्स इस पोएम में बताए गए हैं। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पोएम के बारे में, वॉक्स क्लेमेंटीज। ये भी उनकी बहुत फेमस पोएम है जो उन्होंने लैटिन में लिखी है और इसको इंग्लिश में लिखा है वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। तो इसमें उन्होंने सिन और करप्शन के बारे में बताया गया है। ये भी पीजेंट रिवोल्ट के आसपास ही लिखी गई थी, इसलिए इसमें करप्शन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और ये पोएम जो थी वो चौसर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद चौसर ने इनको एक निकनेम दिया था मोरल गोवर। अब हम बात करेंगे इनकी नेक्स्ट पोएम के बारे में, कन्फेसो अमेंटिस लवर्स कन्फेशन। तो ये इनकी बहुत फेमस पोएम है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है और ये इन्होंने रिक्वेस्ट करने के पहले की थी रिचर्ड सेकंड के। रिचर्ड सेकंड वाज वरीड दैट देयर वाज नॉट इनफ लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिटरेचर लिखो। और इसमें प्रोलॉग एंड 8 बुक्स हैं।
हर बुक्स में अलग अलग स्टोरीज़ हैं और कलेक्शन है लव स्टोरीज़ का। इसके साथ साथ 7 डेडली सिंस का भी इन्होंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 7 डेडली सिंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में, और क्रिस्टोफर मार्लो ने तो इस 7 डेडली सिंस के टॉपिक के ऊपर एक प्ले और ड्रामा, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पूरा ड्रामा भी लिखा हुआ है। तो 7 डेडली सिंस भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इस पोएम में भी इसकी बात की गई है। तो इसका जो थीम है वो है कि एक ओल्डर मैन होता है, वो कन्फेशन करता है, ओल्डर मैन मेकिंग कन्फेशन अबाउट हिज लॉन लाइफ टू वीनस। वो वीनस के आगे जाके कन्फेशन करता है। तो इस तरह से इस पोएम में लवर्स के कन्फेशन के बारे में बताया गया है। और इसमें 8 बुक्स और प्रोलॉग्स हैं, और हर बुक में अलग अलग स्टोरी है, हर बुक में अलग अलग कलेक्शन है। ज़्यादा बुक्स में लव स्टोरीज़ के ही कलेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। सो ये है वो 7 डेडली सिंस जो इस रीज़न के आगे खड़े होते हैं, और वो उससे बोलते हैं कि हमें रिपेंट करना है, तो हमें रिपेंट करना है, तो हम उसके लिए क्या करें, हम रिपेंट करना चाहते हैं। तो जो वो रीज़न होता है वो उनको रिपेंटेंस के पास भेजता है और उनको बताता है ट्रुथ के बारे में। तो रिपेंटेंस भी उनको पियर्स के पास ले जाता है, पियर्स प्लोमैन के पास। प्लोमैन होता है जो हल चलाता है, और पियर्स प्लोमैन रिप्रेजेंट करता है इस पोएम में हार्ड वर्क को। तो प्लोमैन उनको ट्रुथ बताता है कि तुम्हें डिग्निटी से ही अपनी लाइफ जीनी होगी, अपने लेबर की तुम्हें वैल्यू करनी होगी, तभी तुम रिपेंटेंट कर सकते हो, क्योंकि बिना वैल्यू ऑफ लेबर के कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जीनी होगी। तो ये सब उन 7 डेडली सिंस को समझाता है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगता है। इस तरह से पोएम एंड हो जाती है। तो इस पोएम में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे पीजेंट रिवोल्ट के बारे में बताया गया है, और जो पीजेंट की लाइफ थी, उनकी लाइफ में बहुत मिजरीज थी, मतलब बहुत ही सैड लाइफ थी उनकी, और उनकी सफरिंग्स के बारे में बताया। पर उसके साथ साथ ये भी बताया था कि वो कैसे डिग्निटी से वो अपने काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। तो इस तरह से ये पोएम एंड होती है। और जीते थे